पंकज का जीवन किसी नरक से कम नहीं था। वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी सिर्फ अपनी बेटी को ही अपने पास देखना चाहता था। पत्नी पूछे या ना पूछे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कितने ही प्रयत्न के बाद अदालत ने उसकी बेटी को उससे मिलने के लिए 8 घंटे का समय दिया था और वो 8 घंटे उसके जीवन की सबसे अनमोल घड़ी थी। कौन नहीं जानता कि जीवन के हास विलास, राग रंग और उल्लास का समापन अंतिम यात्रा के रूप में होता है। फिर भी मनुष्य का पागलपन मन संसारिक सुखों के लिए भटकना नहीं छोड़ता। कुछ मिल गया तो खुशी से बौरा जाता है और कुछ छिन गया तो पीड़ा से सिसक उठता है। यही पुरानी कहानी हर बार नई होकर हर जिंदगी में दोहराई जाती है। उसका खुद का जीवन इसका एक उदाहरण है। ऊंची नौकरी, सारिका के साथ विवाह और परिधि का जन्म, ये जीवन के वे सुख हैं जिन्हें पाकर वह खुशी से बौरा उठा था। फिर एक दुर्घटना में सदा के लिए अपाहिज हो जाना, नौकरी छूटना और बेटी को साथ लेकर पत्नी का घर छोड़ जाना, ये वो दुख हैं जिन्होंने दर्द की तीखी लहर बनकर उसके सर्वांग में दौड़ा दी। अनायास ही पंकज की आंखों में 2 बूंद आंसू झिलमिला उठे। जब से तन जर्रर हुआ है, मन भी न जाने क्यों बेहद दुर्बल हो गया है। तनिक सी बात पर आंखें भर आती है। यह सच है कि पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या किया जाए, जिसका सब कुछ लुट गया है, ब्याहता पत्नी तक ने जिसे छोड़ दिया है, उस एकाकी पुरुष की वेदना नारी की प्रसव पीड़ा से कम भयंकर नहीं होती। वह तो अम्मा जिंदा थी, वरना पंकज के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। सिरहाने बैठी अम्मा नीचे झुककर मृदु स्वर में बोली, कुछ चाहिए बेटा? नहीं माँ। थोड़ा दूध लाऊं? सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया पिया है। परिधि के आने पर खाऊंगा माँ। पर सारिका ने परिधि को भेजने से इनकार कर दिया तो इनकार कैसे करेगी? पड़ोस के रामानंद जी हैं ना, अदालत का हुक्मनामा लेकर गए हैं। पुरुष के 2 सिपाही भी साथ हैं। वे लोग अब आते ही होंगे। उफ, कैसी विडंबना है कि बाप को अपनी बेटी से मिलने की खातिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। पुलिस भेजनी पड़ी है। अगर कहीं जज साहब भी सारिका की तरह तंगदिल होते तो मुझे अपनी आखिरी इच्छा को मन में लिए हुए ही दुनिया से जाना पड़ता। यह कहकर पंकज ने एक ठंडी सांस खींची। अम्मा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेटे के कमज़ोर चेहरे पर अपना झुर्रियों भरा हाथ फिराती रही। बरसों से गुमसुम हो चुका पंकज आज ना जाने क्यों इतना बोल रहा था। सारिका के इस घर से चले जाने के बाद उसने हाँ हूँ के अलावा कोई बात तक नहीं की थी। उसकी बोलने की इच्छा ही जैसे मर गई थी। अब तो यह हाल हो चुका है कि चाहने पर भी वह बातचीत नहीं कर पाता। कमजोरी इतनी हो गई है कि पूरी ताकत लगाकर बोलने पर भी चिड़िया की तरह चींची से ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं निकलती। उसको सुनने के लिए अम्मा को झुककर उसके मुंह के पास अपना कान ले जाना पड़ता है। वैसे ही धीमी आवाज़ में वह बोला, बड़ी गलती हो गई अम्मा, जो नाई को बुलवाकर दाढ़ी नहीं बनवा ली। जरूर मेरा चेहरा भयानक लगता होगा। परिधि बच्ची है, देखकर डर जाएगी। लेकिन अब वे लोग आते ही होंगे, नाई को बुलाने का समय नहीं बचा है, अम्मा ने जवाब दिया। पंकज ने आंखें मूंद ली। 4 साल पहले देखी बिटिया की छवि याद करने लगा। बच्ची का मुस्कुराता चेहरा ही तो वह अवसर था जिसके सहारे इस लंबी बीमारी को उसने काटा था। तकिए के नीचे संभाल कर रखा बेटी का फोटो निकाल कर इतनी बार देखा था कि फोटो की हर रेखा मन में पूरी तरह उतर गई थी। लंबी बीमारी में पुरानी यादें रोगी की अनमोल साथी होती है। बीते हुए दिनों की सुहानी याद उसके घायल मन पर मरहम का काम करती है। यदि यह सहारा ना हो तो आदमी पागल हो जाए। अकेले पड़े पड़े छत और दीवारों को कोई कितनी देर
देख सकता है। हर सुबह खिड़की से जब धूप का पहला टुकड़ा भीतर घुसता था तो पंकज यह कल्पना करता था कि परिधि दबे पांव भीतर घुस रही है। यह कल्पना बड़ी मधुर होती थी, पर कल्पना आखिर कल्पना थी। यथार्थ से उसका क्या संबंध? संयोग से आज जीती जागती परिधि इस कमरे में आएगी, जाड़े की सुहानी धूप की तरह कमरे को उजास से भर देगी। पंकज के पपड़ियाए होठों पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। तभी अचानक अम्मा उठते हुए बोली, लगता है वे लोग आ गए। फिर वह उठकर दरवाजे पर गई। वहीं उन्होंने रामानंद से पूछा, किसी ने इसे भेजने में आनाकानी तो नहीं की? सरकारी हुक्म की तौहीन करने की ज़रूरत कौन कर सकता है? लेकिन इतना तय है कि मोहलत सिर्फ 8 घंटे की है। रामानंद जी ने जवाब दिया, 8 घंटे तो बहुत हैं। बाप के तड़कते सीने में इसे देखते ही ठंडक पड़ जाएगी। कहते हुए अम्मा ने 7 साल की पोती को सीने से चिपका लिया और भींगी आंखों पोंछकर उसके साथ लिए भीतर आ गई। आकर देखा तो पंकज की दोनों आंखों से आंसुओं की धाराएं बहकर दाढ़ी के जंगल में समा रही है। अम्मा ने प्यार से झिड़का, बेटा अब आंसू मत बहा, बच्ची सहम जाएगी। कितने इंतज़ार के बाद तो इसे देख सका है तू। पास बैठकर बातचीत कर। पंकज लटपटाती जबान से बोला, तुमने मुझे पहचान लिया बेटी? मुँह खोलते ही सामने के 2 टूटे दांतों की खाली जगह नजर आई। लंबी कष्टदायक बीमारी ने उसे 35 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा बना दिया था। सचमुच उसका चेहरा काफ़ी विकृत और भयानक लगने लगा था। परिधि बड़े धैर्य से रोगी के सिरहाने बैठ गई थी। उसकी आंखों में न भय था, न जान छुड़ाकर भागने की छटपटाहट। मीठी आवाज़ में बोली, पहचानूंगी क्यों नहीं, आप मेरे पापा हैं। सुनकर पंकज तो जैसे निहाल हो गया। जल्दी जल्दी अपने कमज़ोर हाथों से बच्ची को स्पर्श करने लगा। पिता पुत्री के इस भाव विहल मिलन को अम्मा ना देख सकी। उधर से मुंह घुमा लिया उन्होंने और आगे बढ़कर अलमारी में से एक खूबसूरत कीमती गुड़िया निकाल लाई। उन्होंने यह कल ही बाजार से मंगवाई थी। परिधि ने गुड़िया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 7 साल की उस बच्ची में न जाने कहाँ से इतनी समझ आ गई थी कि उसके भोले बाल मन में भावी अमंगल को सूंघ लिया था। जैसे संयोग से हासिल हो जाने वाले पिता के दुर्लभ प्यार का वह एक एक क्षण आत्मसात कर लेना चाहती थी। अपने हाथों से उसने पंकज को एक प्याला दूध पिलाया। किसी कुशल परिचारिका की तरह एक एक चम्मच दूध पिता के मुंह में डालती रही। फिर तौलिया उठाकर बड़ी सफाई और जतन से मुंह पोंछ दिया। यह एक मिनट भी पिता के पास से हिली नहीं। दादी का दिया साग पराठा भी उसने वहीं बैठकर खाया। अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से वह पिता का सिर दबाती रही। बैठे बैठे अपने स्कूल की, अपनी सहेलियों की, अपने खिलौने की ढेर सारी बातें सुनाती रही। उसने पिता को अंग्रेजी और हिंदी के शिशु गीत भी बड़ी लय में सुनाए। पिता को थका हुआ जानकर उसने पिता से कुछ देर सोने का अनुरोध भी किया। अम्मा वहीं ज़मीन पर चटाई बिछाए आराम करती रही। जितनी बार वह पंकज को दवा पिलाने उठती, परिधि उनके हाथ से दवा ले लेती और पिता को खुद दवा पिलाती। कौन कह सकता था कि यह लड़की 4 साल बाद अपने पिता से मिली है। वक्त गुजरता गया। 8 घंटे पलक झपकते बीत गए। चलो परिधि, सख्त आवाज़ में दिया यह आदेश सुनकर पंकज के कमरे में सब चौंक पड़े। सारिका अपने बड़े भाई दीपक के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। परिधि ने घबराकर पिता की कमज़ोर कलाई मजबूती से पकड़ ली। मैं नहीं जाऊंगी, यहीं पापा के पास रहूंगी। चलोगी कैसे नहीं? कहते हुए दीपक ने उसे झपटकर गोद में उठा लिया और उसके रोने मचलने की परवाह किए बिना उसे लेकर चल दिया।
पल भर तो कमरे में मौत जैसी खामोशी छाई रही। फिर पंकज की करुण हंसी उभरी जो रोने जैसी लग रही थी। वह बोला, अम्मा, बेकार ही परिधि को बुलवाया। आखिरी समय में मेरे मन में मोह जगा गई है। सालों अकेले पड़े पड़े सन्यासी की तरह दुख सुख से ऊपर हो गया था। मन में कोई चाह ही बाकी नहीं रही थी, लेकिन अब चाहता हूँ कि 10-5 दिन और ज़िंदगी मिल जाए जिसे परिधि के साथ गुजार सकूं। तब चैन से प्राण निकलेंगे। इस बात को भूल जाओ बेटा, अब वह तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी। उसकी तरफ से अपना मन हटा लो, अम्मा ने कांपते स्वर में समझाया। सच कहती हो अम्मा, एक ठंडी सांस लेकर पंकज बोला। पर कहने से ही क्या बच्ची को भूला जा सकता था? वह ध्यान हटाने की जितनी कोशिश करता, बच्ची मानस पटल पर उतने ही शिद्दत से छा जाती। लगता जैसे झुक कर पूछ रही हो, पापा, आपको संतरे की एक फाक छीलकर और दूं क्या? खींच कर ले जाते वक्त कैसी मचल रही थी। मैं अपने पापा के पास रहूंगी, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। अपने घर जाकर परिधि पांव पटकते हुए मचल गई। हाँ हाँ, मैं अपने पापा के पास रहूंगी, मुझे वहाँ से क्यों ले आए तुम लोग? सारिका ने खिसिया कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, पापा के पास लड्डू मिल रहे थे तुझे, घंटों से उसी एक बात को रटे जा रही है। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। दरवाजे के पास आकर दीपक ने गंभीर स्वर में समझाया, बच्ची के साथ तुम भी बच्ची मत बनो सारिका, उसे प्यार से समझा बुझा कर चुप कराओ। मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। दीपक चला गया तो सारिका पल भर खामोश रही। फिर उसने बेटी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा, बोली, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, तुम तो बहुत अच्छी बिटिया हो। आंसू पोंछ कर दूध पी लो, देखो कितनी रात हो गई है। मैं क्यों तुम्हारा कहना मानूं? तुमने भी तो मेरा कहना नहीं माना है, ज़बरदस्ती मुझे ले आई वहाँ से। मेरा मन क्या अपने पापा के पास रहने को नहीं होता है? निशा, गौरव, सोनू सब बच्चे अपने मम्मी पापा के घर रहते हैं, मैं नानी के घर क्यों रहूं? परिधि ने हिचकिचियाँ लेते हुए मान भरे स्वर में कहा। सारिका समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची को क्या कहकर बहलाए, पर उसे बहलाना जरूरी था। वह हिचकिचाए हुए बोली, देखो बेटे, बात यह है, असल में तुम्हारे पापा बीमार हैं। वहाँ रहने से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो सकती थी। उनकी बीमारी कब तक चलेगी इसका कोई ठीक पता नहीं। रात दिन बीमार आदमी के साथ कहाँ तक रहा जा सकता था? हमारी भलाई इसी में थी कि हम यहाँ आ जाते। छी माँ, तुम कितनी गंदी हो, नफरत भरे स्वर में परिधि बोल पड़ी। क्यों? सारिका ने पूछा। गंदी ना होती तो ऐसी बात नहीं सोचती। तुमसे 1000 गुना अच्छी दादी हैं जो बीमार पापा की देखभाल कर रही हैं। मैं अब उन्हीं के पास रहूंगी। तुम इतनी मतलबी हो कि बीमारी में मुझे भी छोड़ सकती हो। दादी कम से कम मुझे छोड़ेगी तो नहीं? परिधि की आवाज़ में नफरत और डर दोनों थे। सारिका सहम गई। उसे लगा जैसे मासूम बच्ची ने उसे निरावरण कर दिया है। बेटी की परवरिश तो एक बहाना थी, क्या सचमुच अपने स्वार्थ की खातिर वह रोगी पति को नहीं छोड़ आई थी? उसके कानों में 4 वर्ष पहले की वे बातें गूंजने लगी जो माँ और भैया ने उससे कही थी। अभी तेरी उम्र ही क्या है, महज 22 साल। न जाने जिंदगी कैसे कटेगी। जीवन भर अपाहिज पड़े रहने से तो मरना भला था। अगर पंकज इस दुर्घटना में मर जाता तो उसे भी मुक्ति मिलती और घर वाले भी एक बार रो पीट कर सब्र कर लेते। भाई, मरने वाले के साथ मरा तो जाता नहीं है। पंकज के लिए तू कहाँ तक खुद को तबाह करेगी? अपनी ना सही, अपनी बच्ची की फिक्र कर, उसकी पढ़ाई लिखाई की बात सोच। यहाँ रहकर वही एक बीमारी पुरान चलता रहेगा। 1-2 साल की बात हो तो धीरज से मरीज की सेवा भी की जाए।
पंकज 4-6 साल भी जी सकता है और 15-20 साल भी। उसकी जिंदगी की डोर अगर लंबी खींच गई तो तू कहीं की नहीं रहेगी। सारिका के कानों में हर रोज यही मंत्र फूके गए थे। उसके स्वार्थ और कर्तव्य भावना में कुछ दिन संघर्ष चला था। आखिर स्वार्थ ही जीता था, पर छोटी सी बच्ची ने आज बता दिया कि दुनिया स्वार्थ से नहीं, त्याग से चलती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर राम को वनवास दिलाने वाली कैकेयी भी क्या बाद में अपने कुकृत्य पर नहीं पछताई थी? सारिका का मन भी उसे धिक्कारने लगा। वह अपराध बोध से भर कर बोली, सचमुच मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं वादा करती हूँ कि कल सुबह तुझे साथ लेकर तेरे पापा के पास चलूँगी और अब वहीं हमेशा रहूँगी। सच कह रही हो माँ? परिधि ने चहक कर पूछा। उसकी आवाज़ में खुशी भी थी और विश्वास भी। बिल्कुल सच, सारिका ने भर्राए स्वर से उत्तर दिया। माँ के आश्वासन पर परिधि दूध पीकर सो गई। सारिका की आंखों के सामने कभी पंकज का विवाह के वक्त का हंसमुख चेहरा घूमता तो कभी दुर्घटना के बाद का मुरझाया चेहरा। वह मुरझाया चेहरा सारिका से बार बार कह रहा था, तुमने मुझसे किस बात का बैर निकाला था प्रिय? जीवन भर साथ निभाने का वादा करके मुझे अकेला छोड़ गई। यही दुर्घटना यदि तुम्हारे साथ घटी होती और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया होता तो तुम पर क्या गुजरती? मैं भी इंसान था, मेरे सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल था। मुझे अकेला छोड़ते हुए तुम्हें तनिक भी तड़प नहीं हुई? अकेले पड़े पड़े तुम्हें न जाने कितनी आवाज़ें दी मैंने, उनमें से एक भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। अपने जीवन के लिए मुझे एक ही उपमा याद आ रही है। पतझड़ की सूनी साख वसंत में जो डाली फूलों से लदी हुई थी, वह पतझड़ में बिल्कुल वीरान पड़ी है। खैर, अकेलेपन से क्या डरना? आदमी अकेला ही दुनिया में आया है और अकेला ही जाएगा। बंधु संबंधी अधिक से अधिक शमशान तक उसका साथ निभा सकते हैं। तुमने वह भी नहीं निभाया। जिंदगी के सफ़र में बीच रास्ते में साथ छोड़ गई। परंतु अब मैं उस मोड़ पर पहुंच गया हूं जहां सारे सिकवे गिले खत्म हो जाते हैं। यकीन मानो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सारिका की आंखों से आंसू बरसने लगे। हृदय में गलाने का ज्वार उमड़ने लगा। उधर रात भी आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी। भोर की पहली किरण के साथ वह उठ खड़ी हुई। किसी को कुछ बताए बिना वह परिधि को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। रिक्शा जब ससुराल की गली के मोड़ पर पहुंचा तो सूरज निकल आया था। रिक्शा वाले को पैसा देकर सारिका ने बेटे की उंगली थामी और आगे बढ़ी। तभी दिल को चीरने वाला रुलाई का स्वर कानों से टकराया। परिधि और सारिका दोनों ने अम्मा की आवाज़ पहचान ली। आवाज़ उसी मकान से आ रही थी जहां एक दिन सारिका मांग में सिंदूर सजाए डोली में चढ़कर पहुंची थी। रात को परिधि ने नफरत भरी आवाज़ में कहा था, माँ तुम गंदी हो। सारिका को महसूस हुआ जैसे यही वाक्य हर ओर से उस पर लांछन बनकर बरस रहा है। तुम गंदी हो। हथेलियों से चेहरा ढाँप कर वह रो पड़ी, पर इन खारे मोतियों का मोल पहचानने वाला जौहरी अब इस दुनिया में नहीं था। पाठकों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।